Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। है ना डियर? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के साथ जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाए और फाइनली हम सेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से और बना पाए। ठीक है डियर? फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे। ठीक है डियर? चलिए, बिल्कुल डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल 6 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है। तब तक आप फटाफट से लिंक को शेयर करिए। ठीक है डियर? चलिए चलते हैं इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो डियर, आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आएगा। इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करो, आपके पास जो है उसी से शुरू करो। बिल्कुल यार, टाइम कभी नहीं रुकता। हमें टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये टाइम आएगा तब हम ऐसा करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे। हमारी प्लानिंग जो है होती रहती है, आगे पोस्टपोन होती रहती है। हमें जो काम करना है बस अभी करना है। ठीक है डियर? एक चीज है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ का हिस्सा है। ये पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होने वाली। वो स्टैंडर्ड सिचुएशन कभी नहीं आने वाली जिस सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो केवल एक हमारी कल्पना है, इमेजिनेशन है। वो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आने वाली। हमें प्रॉब्लम के साथ ही आगे बढ़ना होगा, हमें समस्याओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि हमारी लाइफ क्या हो जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रॉब्लम लेस हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो। है ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का होना जरूरी है क्योंकि समस्याओं से ही हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे गुड एक्सपीरियंस हो या बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है डियर? तो आई होप, बिल्कुल इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करो, आपके पास जो है उसी से शुरू करो। ठीक है डियर? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। है ना? तो टाइम का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, स्टार्ट करना है, शुरू करना है। जब है जहां है वहीं से शुरू करें। ठीक है डियर? चलिए, फर्स्ट इज दैट इज, जैसा कि डियर आप सभी जानते हैं, हम लोग जो भी ये सेशन है ना, इसमें जो भी न्यूज डिस्कस की जाती हैं, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में पहले हम क्या करते हैं, करंट न्यूज का डिस्कशन करते हैं। है ना? फिर इसके बाद में देन हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट को देखते हैं। फिर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं लास्ट डे के, और क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूरा ये कंपाइल्ड सेशन होता है जिससे आपका जो भी करंट न्यूज है डेली के डेली बिहाफ पर कवर होती चले। स्टैटिक जीके को भी हम देखते चले। नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, क्या एमओयू साइन अप हो रहे हैं, खेल की दुनिया में क्या हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ओवरऑल चीजों को हम लेकर चलते हैं। और हाँ, करंट अफेयर किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं होता। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, या एनी अदर एनीथिंग एल्स, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर हर जगह वेटेज है, हर जगह अपनी पहुंच बना चुका है और हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप लास्ट ईयर, है ना, प्रेजेंट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स उठा के देख लें किसी भी एग्जाम्स के, तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन एक अच्छे खासे लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छा परसेंटेज मिलेगा करंट अफेयर का। ठीक है डियर? तो जो बिल्कुल न्यू वीयर है, वेलकम है आपका, और जो पुराने वीयर है वो तो बिल्कुल परिचित है सारी चीजों से। है ना? तो चलिए शुरू करेंगे। हम लोग न्यूज को कनेक्ट करते चलेंगे, थ्योरी के पार्ट को क्या करते हुए, ओवरकम करते हुए, पॉइंट्स और फैक्ट्स को कनेक्ट करते हुए सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है आपके बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज से हम लोग पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाते हैं और सेशन और भी इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि कोई भी सेशन इंटरेस्टिंग किससे बनता है? आपसे।
आपके क्वेश्चन से, आपके कमेंट से, ठीक है डियर। तो कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें और फाइनली क्या करते रहें, कमेंट में कमेंट करते रहें फाइनली। और अगर सेशन और ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उनको भी लेकर आएं जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें, ठीक है डियर। चलिए तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज अगर हम फर्स्ट न्यूज की बात करें तो डियर ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रही है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट क्या है, सीधी सी वन लाइनर न्यूज है। पीएम प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, पीएम प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट हुआ है भाई, पीएम प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू चेयरमैन, एज अ चेयरमैन एंड एमडी के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं कोल इंडिया में, एज अ एमडी एंड चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं कोल इंडिया में, ठीक है। कोल इंडिया में ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया है और ये जो है 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। कब से इफेक्ट में आ गया है, 1 जुलाई से ये इफेक्ट में आ गया है। तो डियर कैसे डायरेक्टली हम इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत, डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है हमको। डायरेक्टली हम क्या यहां पर लिखेंगे भाई, सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, कलर में भी येलो बहुत ही सही रहता है, तो मैंने इधर लिख दिया पीएम प्रसाद, ठीक है डियर, पीएम प्रसाद, ठीक है, पीएम प्रसाद। और ये हो गया अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। और ये अपॉइंटमेंट डियर कहां पर है, कोल इंडिया में, ठीक है, कोल इंडिया में ये अपॉइंटमेंट है, कोल इंडियाज में, एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ चेयरमैन एंड एमडी के रूप में ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया है डियर। कोल इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया है। तो बिल्कुल देखिए डिटेल में जो भी न्यू ईयर है डियर मैं बता दूं, बस इसी तरह से हमें न्यूज को कनेक्ट करते चलना है ना। एक तरफ आ गया भाई, हमें फिगर बनाना है, थ्योरी के पार्ट जो ये लिखा हुआ है सब, ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेशन के एंड अप होने पर पीडीएफ चाहते हैं तो ये आपको रिटर्न में पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां जाकर आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेशन के साथ में ही अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, तो इसके अलावा अदर आपको टाइम यहां पर स्पेंड नहीं करना होगा। सेशन के साथ ही आपका करंट अफेयर और सारी न्यूज क्या होती जाएंगी, प्रिपेयर होती जाएंगी, ठीक है। तो जो भी न्यू ईयर है डियर मैं बता दूं, आप इसके साथ ही, सेशन के साथ ही इसको क्या करते चलेंगे, कनेक्ट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आ गया भाई, देखिए पहला पॉइंट, पीएम प्रसाद जी है ना, अपॉइंटमेंट हुआ है, कहां पर हुआ है, कोल इंडिया में हुआ है, एज अ चेयरमैन एंड एमडी के पद पर हुआ है। सीधी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर डिटेलिंग में नहीं जाना है। इन्होंने पदभार ग्रहण करते ही पहला सेंटेंस क्या बोला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एज अ इंफॉर्मेशन भाई, इन्होंने बोला है बिजली क्षेत्र को निर्बाध कोयला आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। भाई पहली प्रायोरिटीज है uninterrupted coal supply. Uninterrupted coal supply to the power sector is one of the top priorities of the state run coal mining company. जो coal mining company है uninterrupted coal supply करे और power sector में one of the top priorities में इसको रखा गया है, ठीक है डियर। तो बस ये एज अ इंफॉर्मेशन ये पॉइंट बताया गया है, पीएम प्रसाद अपॉइंटमेंट है कोल इंडियाज में एज अ चेयरमैन एंड एमडी। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो देखिए डेटा पॉइंट हम लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है। क्या डेटा पॉइंट डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कोल इंडिया लिमिटेड की, would achieve 780 million टन, 780 मिलियन टन की बात हो रही है, 780 मिलियन टन की बात हो रही है आउटपुट की। और ये टारगेट दिया गया है डियर किसके लिए, FY24 के लिए टारगेट दिया गया है, FY24 के लिए टारगेट दिया गया। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेजेंट टाइम जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा, FY24 ही चल रहा है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो FY24, अभी 2024 नहीं, अभी तो 2023 ही चल रहा है, लेकिन FY24 हम कंसीडर करते हैं कैसे, क्योंकि जो ये FY24 है डियर, ये 1 अप्रैल 2023 से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। और ये कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2024 को कंप्लीट होगा। कई बार आपको न्यूज़पेपर्स में FY24 FY23 लिखा हुआ मिलता है, तो आप सोचते हो FY24 लिखा होता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। जी नहीं डियर, प्रेजेंट टाइम जो फाइनेंशियल ईयर हमारा शॉर्ट में अगर हम बोले तो FY24 ही चल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे F2023-2024 तो बिल्कुल राइट है आप, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आई होप जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जिनको तो उनको भी आज पता चल गया होगा, ठीक है डियर। तो ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है, 780 मिलियन टन, ये FY24 के लिए क्या रखा गया है, टारगेट रखा गया है। और इसे बोला गया है बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्लियर होगा इतना, है ना। चलिए
तो अपॉइंटमेंट था, बस इससे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आ रही है तमिलनाडु से, और भाई तमिलनाडु ने क्या किया है, रीगेन किया है, टॉप स्पॉट रीगेन किया है। तमिलनाडु टॉप पर आ गया है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स इन इंडिया, यानी एक्सपोर्ट की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की दुनिया में तमिलनाडु टॉप प्लेस पर आ गया है, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए। यानी अगर हम बात करें इसमें यूपी टॉप पर था, फिर कर्नाटका था, है ना, तो कर्नाटका और यूपी को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु टॉप पर आ गया है। सेकंड प्लेस पर आपका यूपी है, थर्ड प्लेस पर आपका कर्नाटका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्टली आपका बनेगा यहां से क्वेश्चन, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट की बात हो रही है, तो यहां पर तमिलनाडु टॉप पर आ गया है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ है सेशन में, बिल्कुल सेकंड न्यूज पर हम लोग चल रहे हैं। पहली न्यूज हमारी अपॉइंटमेंट से थी, और अपॉइंटमेंट किसका था, पीएम प्रसाद का था। कहां था, कोल इंडिया लिमिटेड में था। तो यार एक बार सेशन में अगर आप एक्टिव तरीके से चीजों को नोट करते चलते हैं तो इतना इनफ है कि आप सेशन के साथ ही पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते जाएंगे। बस ये है कि एक दिन में आपने वन टाइम एक बार रिवाइज कर लिया, है ना, सेकंड डे फिर रिवाइज कर लिया, तो जैसे जैसे रिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी और दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमने लिख लेना है तमिलनाडु, तमिलनाडु, इतना तो हमें बिल्कुल पता ही चल चुका है बिना रीड किए हुए। तमिलनाडु अगर हम बात करें, तमिलनाडु ने टॉप किया है, टॉप किया है डियर, किस में टॉप किया है इसने, इसने टॉप किया है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने टॉप किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया में टॉप किया है, टॉप फर्स्ट टॉप किया है। ठीक है, यहां पर हम बात करें डियर, तो बात हो रही है किस फाइनेंशियल ईयर की, FY23 में इन्होंने टॉप किया है। ठीक है डियर, और यहां पर जो इसका आपका इमेज निकल कर आ रहा है, टॉप एक्सपोर्टर है, टॉप एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। तो यहां पर अमाउंट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 5.37 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये फिगर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, है ना। वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार द्वारा जारी निर्यात आंकड़ों के अनुसार, निर्यात आंकड़ों के अनुसार जो ये अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट डेटा निकल कर आया है, इस एक्सपोर्ट डेटा का कहना है कि गवर्नमेंट ने FY23 में तमिलनाडु ने 5.37 बिलियन डॉलर का आपका क्या किया है, मज द टॉप एक्सपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया में। तो तमिलनाडु स्टेट ध्यान रखना है, टॉप किया है, ये फिगर आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, है ना डियर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन इंडिया की बात हो रही है, इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना, वैसे नोट करते चलिए तो बहुत बेटर है। पीडीएफ भी आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, लिंक मिलेगा, उस लिंक को जाकर डाउनलोड करेंगे तो आपकी पीडीएफ एज अ एनोटेशन के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, एज पर द डेटा, एज पर द डेटा के कहना है कि तमिलनाडु ने ओवर टू उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इमर्जेस इंडिया टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इन इंडिया मार्च 2023, मार्च 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तमिलनाडु बिल्कुल ओवरटेक कर गया है, सरपास कर गया है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को। नेक्स्ट इज FY23 में बात करें तो उत्तर प्रदेश प्लेस द सेकंड पोजीशन, तो सेकंड ईयर सेकंड पोजीशन पर कौन है, यूपी है ना। एक्सपोर्ट और इसका एक्सपोर्ट कितना है डियर, 4.90 बिलियन डॉलर। ठीक है, और थर्ड प्लेस पर आपका कौन है, कर्नाटका है, कर्नाटका। और यहां पर डियर अमाउंट निकल कर आ रहा है 4.52 बिलियन, 4.52 बिलियन डॉलर। ठीक है, रुपी भाई हटा देंगे, रुपी मैंने एज बाय डिफॉल्ट लगा दिया, 4.52 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको डियर ध्यान रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4.90 बिलियन डॉलर है, यहाँ पर 4.52 बिलियन डॉलर है। कर्नाटका सेकंड प्लेस पर है, सॉरी कर्नाटका थर्ड प्लेस पर है, यूपी आपका सेकंड प्लेस पर है, और तमिलनाडु आपका फर्स्ट प्लेस पर है। तमिलनाडु के लिए अमाउंट कितना था, 5.37 बिलियन डॉलर। ठीक है डियर, 5.37 बिलियन डॉलर, 5.37 बिलियन डॉलर। तो तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पर आ गया, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज तमिलनाडु,
सेकंड यूपी। ठीक है डियर, तो बिल्कुल न्यूज बहुत ही सिंपल सी है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इंडिया में टॉप करने वाला राज्य है तमिलनाडु, सेकंड प्लेस पर है यूपी, थर्ड प्लेस पर है कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा हुआ क्यों है, क्या रीजन रहा है, तो रीजन यहां पर निकल कर आ रहा है। द ग्लोबल गैंट है फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन एक्सलरेटेड, इसने एक्सलरेट किया है आईफोन एक्सपोर्ट लास्ट ईयर आईफोन एक्सपोर्ट बहुत अधिक हुआ है, फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन के द्वारा एक्सलरेट किया गया है। तो इसी वजह से ये डेटे में क्या हुआ है, इसी वजह से तमिलनाडु क्या कर गया है, सरपास कर गया है। ग्लोबल गैंट से ये है ना, वैश्विक दिग्गज है फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी आ रही है, बिल्कुल वाइस एडमिरल साहब की बात हो रही है। वाइस एडमिरल हमारे हैं अतुल आनंद जी, इनको अतुल आनंद जी को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है मिलिट्री अफेयर्स का। ठीक है डियर, सैन्य मामलों का इनको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो बिल्कुल सीधा सा अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है और बिल्कुल हमें दिख रहा है डियर, वाइस एडमिरल साहब हैं ये। और वाइस एडमिरल अतुल आनंद टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। ठीक है डियर, आपका मिलिट्री अफेयर्स के लिए फाइनली सैन्य मामलों के लिए इनको क्या बना दिया गया है, इनको आपका अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, वाइस एडमिरल आपके अतुल आनंद। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल अतुल आनंद, वाइस एडमिरल अतुल आनंद। ठीक है, वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी की बात हो रही है डियर, और इनको क्या बनाया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है डियर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का इनको क्या बनाया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात करें तो किसमें आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसमें आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है डियर, आप सभी को बिल्कुल पता है। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल कौन है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बताऊंगा और आपसे फाइनेंस मिनिस्टर पूछूंगा। यहाँ से इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये डियर इस तरह की जो क्रंचिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं कि हम बात किसी और की कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कहीं और से पूछ रहे होते हैं, आप कहेंगे सर ये बोल क्या रहे हैं, है ना। मैं बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा हूँ, इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन भी क्या होता है, एक्टिव होता है। ये एक एक्सरसाइज होती है ना, कि बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हमें पूछने चाहिए डिफेंस मिनिस्टर, ऐसा आप एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या होता है, एक्टिव होते हैं, मेमोरी पावर हमारी स्ट्रांग होती है। तो ये बिल्कुल एक मैंने लाइफ हैक दिया आपको कि आप ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज कर सकते हैं या इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप क्या होता है दिन में बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, कई बार होता है कि माइंड जो है आपका हैंग हो जाता है ना, माइंड भी बिल्कुल हैंग होता है ना, बहुत प्रेशर फील करते हैं, तो उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं। कैसे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके, आज डेट कौन सी है, आज दिन कौन सा है ना, कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, गेस करिए टाइम क्या हो रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये एक माइंड की एक्सरसाइज होती है। ऐसे बहुत सारे एक होता है, एक बचपन में हम लोग गेम खेला करते थे, थॉट प्रोसेस वाला, है ना। जैसे थॉट प्रोसेस होती थी, किसी ने कोई चीज सोच ली, इमेजिन कर ली, और फाइनल हम क्वेश्चंस करते करते उस पॉइंट तक या उस इवेंट तक पहुंचते थे, तो हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती थी और फाइनली हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे एविडेंस के थ्रू वहां तक पहुंचते थे। अब इस खेल को क्या बोलते थे ये मैं भी भूल गया हूँ, है ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता था, माइंड गेम होता था, है ना। तो बिल्कुल यार, चलिए यहाँ पर वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी की बात हुई है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। और फाइनल इनको रियर अगर हम बात करें 3 जुलाई को इनको भारत सरकार के लिए ये पद जो है रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के लिए अतिरिक्त सचिव का पदभार इनको संभालने को दे दिया गया है और इन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो भाई इस पद पर पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के पास था, ये जो 28 फरवरी 2023 को क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गए हैं, है ना। ये आपके सेवानिवृत्त हो गए हैं। और हम बात करें अनिल पुरी जी, तो भाई अगर हम बात करें एडमिरल आनंद जी की, अतुल आनंद जी की बात करें वाइस एडमिरल की, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अनिल पुरी जी को रिप्लेस किया है। तो डियर रिप्लेस किसे किया है, रिप्लेस्ड अनिल पुरी। ठीक है डियर, रिप्लेस बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में हमारे पूछ दिया जाता है। तो अनिल पुरी जी का नाम हम ध्यान रखेंगे, है ना, अनिल पुरी जी का हम नाम ध्यान रखेंगे, अनिल पुरी। ठीक है,
अनिल पुरी। अनिल पुरी जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज बात करें तो एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है भाई, वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी की बात करें तो ये फाइनली इन्होंने 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था, है ना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इनको नियुक्त किया गया था, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इन्हें कमीशनड किया गया था, है ना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या किया गया था, कमीशनड किया गया था। ये इतना डिटेल बस डिस्कस कर लिया मैंने, ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है ना। एज अ इन्फॉर्मेशन है कि हमें जितनी ज्यादा फैक्ट्स तैयार होते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से हम उस न्यूज को ध्यान रख पाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है बिल्कुल रैंक से आ रही है डियर। इंडिया की रैंक 67th है, लेकिन है किसमें 67 जो ये रैंक है इंडिया की, ये किसमें है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसे हम जानते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर, हम बात करें तो किस नाम से जानते हैं, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, है ना। बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की बात हो रही है। यहाँ पर इंडिया ने 67 रैंक को कंसीव किया है। और फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये रिपोर्ट लेकर कौन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। देखिए पूरी रिपोर्ट से एक, अगर आपको ये व्यू वैसे आई होप क्लियर दिख रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अनक्लियर लग रहा है तो पीडीएफ में बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये एक इमेज है, फाइनल आपको इमेज टेबल ऑफ रैंकिंग्स यहाँ पर दी गई है। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करें टेबल ऑफ रैंकिंग में तो डियर टॉप अभी हम देखेंगे कंट्रीज कौन से हैं। यहाँ पर देखिए स्वीडन है सबसे टॉप पे, फिर टॉप 5 आपको ध्यान रखने हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड है ना। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका कहीं यहां पर आ रहा है 67th प्लेस, इंडिया का 67th रैंक है ना। इसके बाद में मैक्सिको है 68th पे, 67th पे श्रीलंका है। और फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन 2021 के एडिशन की बात हो रही है डियर। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है डियर, चलिए आई होप बिल्कुल। नेक्स्ट इज, तो कैसे कनेक्ट करेंगे डियर, तो इंडियाज फर्स्ट इज, कलर चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल डियर। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की जो रैंक रही है वो कितनी रही है, 67th रैंक रही है, 67th रैंक रही है। किसमें, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन, इफेक्टिव इफेक्टिव एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। और डियर ये इंडेक्स जारी कौन करता है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। इंडिया 67th प्लेस पर है डियर। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे। और भी कोई पॉइंट आएगा तो फाइनल आप इसी फिगर में कनेक्ट करते जाएंगे डियर। हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। आपके पास एक ही कॉपी है, एक ही कॉपी पे सब कुछ दिख रहा है चीजें, है ना, आप वहीं पर कनेक्ट करते जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम एक व्यू मैं आपको दे देता हूं कि कैसे कनेक्ट करना है। देखिए किसी भी चीज को अगर मैं कहूं कि मैं जो बता रहा हूं उतना ही सुनूं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं जो आप अपने तरीके से इनोवेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूं, ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा सकता हूं और आप उस तरीका आपके लिए इफेक्टिव होगा, है ना। और ऐसे नए नए तरीके आपको सीखने को मिलते रहेंगे, है ना। तो इंडिया 67th रैंक, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स कौन लेकर आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आया है। टॉप कंट्रीज की बात करें तो बिल्कुल चलिए टॉप कंट्रीज के बारे में देखेंगे। और टॉप कंट्रीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे WEF हैज प्लेस्ड इंडिया 67th पोजीशन है, जंप ऑफ 20 प्लेसेस का यहाँ पर उछाल देखा गया है। 20 प्लेसेस जो है इंडिया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है डियर। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो फिर फाइनल कौन सी रैंक रही होगी, 87th रैंक रही होगी इंडिया की, और अब ये 67th पर आ गया है। ठीक है, ETI एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, ETI के नाम से जानेंगे, ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बिकॉज इन द ईयर 2021 इंडिया हैज 87th पोजीशन अमंग 115 कंट्रीज। 115 कंट्रीज में ये कितने पर था, 87th रैंक पर थर्ड ईयर। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो इस सूची में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर कौन है, टॉप पर डियर स्वीडन है, स्वीडन है टॉप पर। ठीक है, फिर द लिस्ट ऑन फॉलोड बाय, फिर सेकंड पोजीशन पर आपका डेनमार्क है, डेनमार्क। तो टॉप 5 कंट्रीज आप ध्यान रख सकते हैं, डेनमार्क है सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे आपका नॉर्वे आ जाता है, नॉर्वे। फिर डियर फिनलैंड है आपका, फिनलैंड। और नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। ठीक है डियर, तो थर्ड प्लेस पर आपका नॉर्वे आ गया, फोर्थ प्लेस पे आपका फिनलैंड आ गया और फिफ्थ प्लेस पर आपका स्विट्जरलैंड आ गया। ठीक है, तो ये टॉप ऑर्डर्स हैं, ये फाइनली आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर डियर अगर हम बात करें तो 5 ऑन द लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज, यानी इस ईयर जो रैंकिंग निकाली गई है वो कितने कंट्रीज के डेटा निकाला गया है डियर? 120 कंट्रीज का डेटा रखा गया है। 120 देशों में ये रैंकिंग निकाली गई, 120 कंट्रीज। ठीक है, तो सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही आपको न्यूज तैयार होती चली होगी। अब देखिए कितने कितने पॉइंट्स है, चलिए मैं भी याद करने की कोशिश करता हूं आपके साथ, है ना। टोटल कितने कंट्रीज है? 120 सामने हमको दिख ही रहा है ना। इसके बाद बात करें इंडिया की कौन सी रैंक है प्रेजेंट ईयर? 67th रैंक है। लास्ट ईयर कौन सी रैंक थी? 87th रैंक थी। इंडिया ने कितनी प्लेसेस का यहाँ पर रैंकिंग का सुधार किया है? 20 रैंक का सुधार किया है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की गई है। कौन सा इंडेक्स है? एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, है ना, सही है ना, बिल्कुल, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 की ये रिपोर्ट आई है। क्लियर। टॉप किसने किया? तो भाई सामने दिख रहा है, स्वीडन ने किया, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, SDNFS, है ना। कई बार हो सकता है कि आप बिल्कुल ऐसा करते भी होंगे, पहला लेटर उठा लिया SDNFS और ऐसे करके आपने थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लिया तो फाइनल SDNFS, यानी स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड हो गया। यही कंट्रीज यार आपने देखा होगा। देखिए ये गेस करने की एक बात होती है, आप देखिए किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लीजिए, एक्सेप्शनल केस हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसी तरह के कंट्री यहाँ पे क्या, आइलैंड हो गया, इसी तरह के कंट्री हमेशा टॉप करते हैं। आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए डियर कि ये जो कंट्रीज हैं ये बाद में जो बिल्कुल समृद्धशाली लोग थे वो जाकर यहाँ पर बस गए, है ना। ये कोई कॉलोनी नहीं थी, इनका कोई कल्चर नहीं है। कल्चर है, जैसे जैसे अब इंडियन गए भाई कैलिफोर्निया में, अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा इंडियन बसा हुआ है। ऐसा तक बोला जाता है कि जब यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, फाइनली तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो कैलिफोर्निया की जो जनता है वो जिस तरफ के लिए क्या हो जाती है, जिस तरफ वो लाई कर जाती है, जिस तरफ झुक जाती है, वही यूएस का प्रेसिडेंट डिसाइड होता है कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। एक घटना शायद आप लोगों को ध्यान हो, बराक ओबामा जी जब अपने टाइम पे इलेक्शन के कन्वेंशन के लिए जाते थे तो फाइनल क्या लेकर जाते थे भाई? मारुति हनुमान जी की जो है फोटो लेकर जाते थे, शायद आपने बिल्कुल सुना होगा। वो इसी वजह से जाते थे जिससे जो इंडियन पॉपुलेशन है फाइनली वो क्या करे, उनको पसंद करे और उनको चुने। ठीक है डियर, तो ये रीजन है कि भाई इनका कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि फाइनली ये बहुत ही कल्चर है, कोई कॉलोनी है, ऐसा नहीं है। बाद में जाकर यहाँ पर लोग बस गए तो फाइनली ये पूरी तरीके से समृद्धशाली कंट्रीज है। कोई भी रैंकिंग, कोई भी इंडेक्स होगा तो फाइनली ये टॉप ऑर्डर पाएगा। अब जैसे इंडिया में बात कर ले हम लोग, फाइनल कहाँ भाई, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई उड़ीसा से होगा, कोई आंध्रा से होगा, तो ऐसा तो नहीं है, हमारे पूर्वज भी वहीं रहते होंगे, फाइनली हम भी वहीं रह रहे होंगे, है ना। अब सपोज करो क्या हम बहुत समृद्धशाली हो जाएं, है ना, रिचेस्ट हो जाएं और फाइनली हम शिमला में अपना क्या ले लें, रिजॉर्ट ले लें और शिमला में रहने लगे, शिमला में अपना फार्म हाउस बना दें, धीरे धीरे हम वहीं शिफ्ट हो जाएं, तो हम तो बिल्कुल क्रीम है ना। हम फाइनली शिमला ऐसे क्या हो गया, रिचेस्ट पर्सन के द्वारा बसाया गया, है ना, तो क्या होगा, शिमला तो हर जगह टॉप करेगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये देखिए बेसिक एक पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये हमें धीरे-धीरे जैसे क्लियर होने लगता है, वैसे-वैसे हमारा जो गेसिंग पावर है वो भी बढ़ जाता है कि अगर हम ऑप्शन में कैसे चुनें, तो हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, फिर भी हम ऑप्शन में भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो फाइनल हम सही ऑप्शन तक ही पहुंचते हैं। तो डियर इस सब्जेक्ट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग होगी सब्जेक्ट के साथ, उतना ही अच्छे से हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे। है ना डियर? समझ पा रहे हैं बिल्कुल? ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे, है ना। आप बहुत समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं, है ना, बिल्कुल। चलिए देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। द पेरिस एग्रीमेंट साइन, भाई पेरिस एग्रीमेंट ने साइन किया 2015 में टू बीट क्लाइमेट चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज को लिए यहाँ पर एक साइन अप किया गया था 2015 में, है ना। क्लाइमेट चेंज को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एम क्या था इसका? कीप द ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर है जिसका डियर, इसका जो राइज हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको क्या करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया था। ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से रोकने के लिए सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, भाई 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बोला गया। फाइनल इसको हम क्या कर पाए, रोक पाए, सस्टेन कर पाए, वहां पर नीचे रखना है 2 डिग्री सेल्सियस से हमें, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें क्या रखना है, बिलो रखना है, नीचे रखना है, बिलो रखना है। ठीक है, ये बोला गया था। एंड टू फर्दर लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या रखना है, लिमिट तक रखना है डियर। ये हमने एक मोटिव रखा है। अब सपोज करो आप कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करता हूं या मैं स्पीड टेस्ट देता हूं, है ना, स्पीड टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो फाइनली हमें वहां पर मार्क्स चाहिए कि भाई हमारे 70% मार्क्स हो या हमारे इतने मार्क्स हो। अब आपने टारगेट तो बना दिया, लेकिन ये टारगेट बनाने से सब कुछ नहीं होता।
जब तक आप उसके लिए स्टेप नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यानी स्पीड टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना और उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे कौन सा क्वेश्चन मेरा राइट हुआ है तो मैंने कितने टाइम में किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हैं तो बस सब कुछ हो गया, जी नहीं। क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है आपने, सबसे मैटर ये करता है पॉइंट, है ना। आपने रैंकिंग उसका ऑब्जर्व किया जाके कि फाइनल जो टॉपर है उसने कितने टाइम में किया, मैंने कितने टाइम में किया। यानी टॉपर ने अगर इतने कम टाइम में कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। अगर कोई कर सकता है कोई काम तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है ना। तो डियर ये ऑब्जर्व जब आप एनालिसिस करने लगते हैं तब इंप्रूवमेंट होता है। केवल टारगेट बना देने से, उसको सेट कर देने से आप वहां पर नहीं पहुंचते। आपको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप क्या लेने होते हैं, एक्शन लेने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब हमने टारगेट तो बना दिया कि भैया क्लाइमेट चेंज हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन क्या टारगेट बता देने से केवल हो जाएगा, नहीं, हमें स्टेप लेने पड़ेंगे, हमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा। इंडेक्स क्या होता है, हम चीजों से, इंडेक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचकांक। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हो, आप देखते हो एक ग्राफ बन के आ जाता है, इनकी ये बॉलिंग स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज रन रेट है, ये सब है। क्यों आता है, एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, डेटा पॉइंट है। जब ऐसा ही डेटा पॉइंट आपको पता चलता है कि आज मैंने कितना वक्त किया, कितना एफिशिएंट रहा, कितनी एसटी लगाई, कितने क्वेश्चंस किए, कितना क्या किया। अब ये कोई और एचआर तो आएगा नहीं आपके लिए, आप अपॉइंट तो करोगे नहीं, है ना, कि हम एचआर अपॉइंट करेंगे कोई, हमें ये सारा काम खुद करना होगा। कोई भी ऐसा ओनर या कोई भी ऐसा बिजनेस टाइकून नहीं होगा जो सारी चीजें खुद ना कर पाता हो। जो सारी चीजें खुद कर पाता है वही किसी और से करा पाता है। बहुत बड़ा रूल है भैया, ले लो, मिल रहा है ज्ञान, बट रहा है ना, तो बिल्कुल लेते चलो। चलिए चलते हैं आगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मेरी ट्यूनिंग को मैच कर पा रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और ऐसा मैं सोच रहा हूं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूं। अगर ये मैं सही सोच रहा हूं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। मैं कमेंट बॉक्स में देखकर समझ जाऊंगा कि हाँ, मेरी ट्यूनिंग से आप ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे डियर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें। तो ये नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, नितिन गडकरी जी ने क्या किया है, आप सभी जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री जो है वो नितिन गडकरी जी के पास है। और गडकरी जी किस लेवल से काम करते हैं फाइनल आपने बिल्कुल देखा होगा, है ना। अगर हम बात करें, अभी एक लास्ट हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था रोड्स बनाने के मामले में। 75 किलोमीटर का हाईवे बना था, कहां से, अमरावती से लेकर अकोला तक। 105 घंटे 33 मिनट में वो टारगेट अचीव किया गया था लास्ट ईयर अगस्त 2022 में। ये टारगेट, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 75 किलोमीटर का हाईवे बनाया गया था 105 घंटे 33 मिनट में। और कहां से कहां तक, अमरावती से अकोला तक। कौन सा हाईवे था, नेशनल हाईवे था, तो NH53 था, NH53 था। इतना पॉइंट क्लियर है। देखिए चलते चलते बिल्कुल आपको ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ये न्यूज देखिए डियर, अगर हम बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें, यहीं पर बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कर देंगे। ये अगस्त 2022 की न्यूज है। ये बैंक के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 2% है केवल। लेकिन एसएससी, सेंट्रल लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम एंड अदर डिफेंस एग्जाम एंड अदर, तो यहां पर 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स को वेटेज मिलता है। यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बस इतना डिफरेंस होता है करंट अफेयर में, एसएससी में, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल में और बैंकिंग में। बैंकिंग में जो होता है क्राइटेरिया लिमिटेड होता है 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स अप्रॉक्स, 6 मंथ्स ओवरऑल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देखो कहीं बुक में नहीं लिखा जो मैं बोल रहा हूं। ये क्या है, ये एक कैलकुलेशन है, ये एक क्या है, ये एक कल्पना है, ये एक प्रीवियस ईयर के उठाकर देखते हुए उसका ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके देखा गया है कि 6 मंथ का आता है तो 6 मंथ का आता है। लेकिन कहीं नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है, नहीं तो आपको देखो सर ने तो बोला था 6 मंथ, एनालिसिस के बिहाफ पे बोला है, आप सभी को भी पता है। लेकिन हम एसएससी की बात करें, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें, तो इनका पैटर्न क्या रहता है, ये 1 ईयर का, बल्कि 1.5 ईयर तक का करंट अफेयर लेकर चलते हैं। 1.5 ईयर पहले तक की आपकी न्यूज पूछी जा सकती है। तो न्यूज को बिल्कुल इस तरह से हम फोकस नहीं कर सकते कि हम 4 दिन में पढ़ लेंगे, 1 हफ्ते में पढ़ लेंगे, 10 दिन में पढ़ लेंगे। हमको डेली का डेली न्यूज को कलेक्ट करते चलना है, डेली का डेली समझते चलना है। ये जैसे डेली हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक उसी तरह से है हमारी अवेयरनेस के लिए। और अवेयरनेस जब हम रोज अवेयर होंगे, जब हम रोज जागेंगे, तब हमारा कुछ भला होगा। एक दिन जागने से भला नहीं होगा, ठीक है डियर। चलिए तो देखते हैं न्यूज भाई क्या बोल रही है। बिल्कुल, नितिन गडकरी जी ने क्या किया, राजस्थान में 5600 करोड़, 5600 करोड़, 5600 करोड़ के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वैल्यू है, वर्थ है कितनी, 5600 करोड़ की, ठीक है।
5600 करोड़ की है। और डियर ये 4 जुलाई 2023 से बिल्कुल इसको लॉन्चिंग कर दी गई है और ये लॉन्चिंग किसके, राजस्थान स्टेट के लिए की गई है। अब डायरेक्टली देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अगर इसी स्लाइड पे हम आप फाइनली आपके डिस्कस करें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आप भी ये समझ पा रहे होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, बताइए अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने 5600 करोड़ के सड़क परियोजनाओं की उद्घाटन, सड़क परियोजनाओं की लॉन्चिंग किस राज्य के लिए की है। ऑप्शन में तुम्हें दे देंगे सारे राज्य, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। या फिर पूछ देंगे राजस्थान में अभी रोड प्रोजेक्ट के लिए फाइनली नितिन गडकरी जी ने लॉन्चिंग की है, बताइए कितने अमाउंट की लॉन्चिंग हुई है, तो 5600 करोड़ की लॉन्चिंग हुई है, 5600 करोड़ रुपए, ठीक है, 5600 करोड़ रुपए। क्लियर इतनी बात। तो ये 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे केवल आपके, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। न्यूज को कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसा अभी हम लोग लास्ट न्यूज कनेक्ट करते आ रहे थे, ठीक उसी तरह से न्यूज को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं भाई। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की। जी हाँ बिल्कुल, तो नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी इनॉग्रेट किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड क्या इनॉग्रेट किया है भाई, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड इन, कहां पर किया है भाई, इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, इनॉग्रेटेड इन राजस्थान। कितना अमाउंट है ना, कितना अमाउंट है, तो अमाउंट हम यहीं पर लिख देते हैं 5600 करोड़, तो 5600 CR, ठीक है डियर। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं डियर, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हैं, 11 है ना, अलग से, इसीलिए मैंने उस टाइम नहीं लिखा आपको। अब क्या हो गया, 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, कितने अमाउंट के हैं, 5600 करोड़ के हैं, कहां पर हैं, राजस्थान में है। इनॉग्रेशन किसने किया है, नितिन गडकरी साहब ने किया है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। जस्ट एक बार है कि कोई न्यूज अगर आपने एक बार डिस्कस की है तो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज आती है, कोई कॉन्सेप्ट वाइज न्यूज आती है, जैसे अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, आरबीआई, ध्यान करिए लास्ट वीक थी, है ना, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें जीएनपीए और एनएनपीए हमने डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था भाई, देखिए पुरानी न्यूज को भूलना नहीं है, जीएनपीए और एनएनपीए, जीएनपीए और एनएनपीए, ठीक है डियर, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जीएनपीए और एनएनपीए, ठीक है, बिल्कुल। और डियर देखिए, अभी चीजें आप कनेक्ट करते चल रहे हैं, बिल्कुल हम लोग सेशन में डिस्कस करते चल रहे हैं। कई बार ऐसा होगा जब हम लोग बिल्कुल लाइव क्लास में जुड़ेंगे, लाइव क्लास में ऐड होंगे फाइनल, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे प्रीवियस से, जो कि आपको आंसर करने होंगे लाइव क्लास में। जो आंसर करेगा फाइनली आपको पता ही है, हम उसके नेम लेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी पुरानी न्यूज आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ये डिस्कस हुआ था क्या, कौन है बताइए, है ना, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल जैसा मैंने बोला था कल के सेशन में, आप लोग मर्जर डिस्कस हुआ था, तो बोला गया था सर मर्जर डिस्कस कर दीजिए अप्रॉक्स। तो जितने भी मर्जर है 2017 के बाद से हुए हैं, 2017 से जो मर्जर स्टार्ट हुए हैं, वो आज हम कंपाइलेशन आपके लिए लाए और फाइनली हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं डियर। यहाँ पर देखिए, अब और भी चीजों की बात हो रही है, बस ये एज अ डिस्कशन है, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इतना ज्यादा हाँ ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा हमें इसको डेप्थ में ध्यान नहीं देना है, लेकिन बिल्कुल डिस्कस करना जरूरी है ना, कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में कहीं रहेगा और हमें ऑप्शन मिलेंगे तो हम टिक कर पाएंगे, ठीक है डियर। चलिए, द फाउंडेशन स्टोन फॉर 7 प्रोजेक्ट, 7 प्रोजेक्ट्स को फाइनली उन्होंने क्या कर दिया है, फाउंडेशन स्टोन भी उसका रख दिया है। कुल 221 किलोमीटर की लंबाई वाली 1850 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख दी गई है। तो भैया आधारशिला रख दी है, टोटल 11 प्रोजेक्ट है, 7 की आधारशिला रख दी, यानी फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है। तो ये बहुत ही टोटल ओवरऑल ही पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कितने की आधारशिला रखी, ठीक है। ये परियोजनाएं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथ द्वार से उदयपुर हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। यार ये एक पॉइंट निकल कर आया है जो हमें ध्यान रखना है ना, तो इसको हम भाई याद रख लेंगे। नाथ द्वार, नाथ द्वार टू उदयपुर एयरपोर्ट, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान रख लेंगे डियर। नाथ द्वार टू उदयपुर एयरपोर्ट, ये एक पॉइंट है। ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, रिलीजियस, ओ सॉरी, ठीक है डियर, ये रिलीजियस प्लेसेस हैं आपके, जिनको कनेक्ट करने का काम करेगा, कहां से, उदयपुर एयरपोर्ट से,
ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, 1 टू 1 सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल देखिए नाम हो रहा है यहाँ पर हर्ष चौहान जी का नेम निकल कर आ रहा है। फोर्स टू रिजाइन, भाई हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, ये किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पता करिएगा, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की बात हमारे किस आर्टिकल में की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बताने वाला, है ना, आपसे पूछने वाला हूं जिससे आप फटाफट इसको तैयार कर सकें। ठीक है डियर, बिल्कुल बहुत सारी चीजें रहेंगी जहां पर फैक्ट्स और पॉइंट बिल्कुल डियर डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप अपने माइंड पे प्रेशर देते हैं, ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो फाइनल आपको फैक्ट क्या होते हैं, याद होते हैं, है ना। तो हर्ष चौहान जी की बात हो रही है, हर्ष चौहान जी ने क्या किया है, फोर्सली टू रिजाइन, भाई बोला गया इनको फोर्स देकर रिजाइन कराया गया, इनका जो टेन्योर था वो आगे अभी 8 मंथ या 8 मंथ टू 9 मंथ बचा हुआ था, लेकिन फोर्सली इनको रिजाइन कराया गया है फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ चेयरपर्सन थे। ये चेयरपर्सन थे किसके, डियर एनसीएसटी के, एनसीएसटी के ये चेयरपर्सन थे। फटाफट से देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं हर्ष चौहान जी, हर्ष चौहान, हर्ष चौहान, हर्ष चौहान आ जाएंगे। अब डियर देखो यहां पर हर्ष चौहान जी को केवल तुम्हें ध्यान रखना है और कोई पॉइंट नहीं ध्यान रखना, हर्ष चौहान जी का नाम ध्यान रखना है, हर्ष चौहान, और यहां पर इनको क्या रिजाइन इन्होंने किया है या फोर्स रिजाइन कराया गया, अब ये फोर्सली किया या वैसे किया ये हमें नहीं ध्यान रखना, है ना, इतना पॉइंट बस डिस्कस हो गया। हर्ष चौहान जी का रिजाइन हुआ है और रिजाइन इनको कहां से कराया गया है भाई, एनसीएसटी, ठीक है, एनसी, ठीक है, एनसीएसटी, एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसकी दियर शेड्यूल्स में भी बात हुई है हमारे, है ना, जो हमारी अनुसूचियां हैं इनिशियल स्टेज में हमारी 8 शेड्यूल थे, फिर अब प्रेजेंट टाइम कितने शेड्यूल्स हैं हमारे, 12 शेड्यूल हैं, है ना। अनुसूचियों में कहां पर बात हुई है इसकी, है ना, कुछ स्पेशल राज्य हैं उनकी अलग बात की गई है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग फाइनली ये कहां पर हमारे आर्टिकल में, किस आर्टिकल में बात की गई है, ये बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप फाइनल यहां पर बताएंगे। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है डियर, यहां से इनको रिजाइन दे दिया इन्होंने फाइनली एनसीएसटी के पद से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट आ रहा है भाई। हर्ष चौहान को उनका कार्यकाल समाप्त होने से 8 महीने पहले ही, भाई बिफोर 8 मंथ, बिफोर 8 मंथ, बिफोर 8 मंथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। मजबूर किया गया कुछ भी है फाइनल, हमको तो ये एक हमारे लिए क्या है, एक न्यूज है फाइनल, हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हर्ष चौहान जी को एनसीएसटी के पद से फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है डियर, चलिए बात करें तो भाई किस शेड्यूल में बात की है, कहां बात की है, बिल्कुल आपको पता करना है और कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट इज अगर हम चले तो ये नाम आ रहा है, देखिए माइकल रोशन का, माइकल रोशन का नाम आ रहा है, पेन पिंटर पुरस्कार इनको दिया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, माइकल रोशन जी का नाम आ रहा है ना, पेन पिंटर पुरस्कार है ना। चलिए फटाफट से देखते हैं माइकल रोशन, तो नाम यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे जैसे कनेक्ट करते हैं, जो भी न्यू ईयर एंड ईयर बता दूं, हम न्यूज को इसी तरह से कनेक्ट करते हुए चलते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे फाइनली सेशन में, फर्स्ट न्यूज से लेकर लास्ट न्यूज तक हम लोग कैसे कनेक्ट करते चल रहे हैं। कुछ ऐसी न्यूज भी हो सकती है जहां मैंने कनेक्ट ना किया हो, तो आप उसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पेन पिंटर प्राइज, पेन पिंटर प्राइज, पेन पिंटर प्राइज, और ये किसको पेन पिंटर प्राइज भाई 2023 का जो है मिला है, दिया गया है, तो फाइनल ये मिला है माइकल रोशन को, माइकल रोशन, है ना, कैसे नाम है भाई, माइकल रोशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डियर अगर हिंदी में लिखे हैं तो फाइनल उनसे ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, इस वजह से, है ना। अगर कोई ऐसा है या बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो आपका हिंदी से ज्यादा कंफर्ट फील करते होंगे, या हमें हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, तो माइकल रोशन, है ना, पेन पिंटर प्राइज है 2023 का, ये इनको प्राइज फाइनली मिला है। बच्चों और वयस्कों के लिए 200 से अधिक पुस्तकों के लेखक माइकल रोशन ने 2023 पेन पिंटर पुरस्कार जीता है, जिसे न्यायाधीशों के निडर कार्य के लिए कार्य निकाय कहा गया है, जो मानवताओं में सबक प्रदान करता है, जो मानवता में क्या करता है, सबक प्रदान करता है डियर। ये अवार्ड आपका अधिक पुस्तकों के लिए है, यानी ये अवार्ड मिला है राइटिंग की वजह से, इनकी राइटिंग की वजह से, राइटिंग की वजह से इनको मिला है। ठीक है डियर, इनकी राइटिंग की वजह से इनको मिला है, और फाइनल ये लिटरेचर की फील्ड में है, साहित्य के क्षेत्र में है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट क्या बोल रहे हैं। ये अवार्ड जो इनको दिया जाएगा ये अक्टूबर में मिलेगा,
ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक समारोह के दौरान ये दिया जाएगा, है ना। अक्टूबर 2023 में ये अवार्ड इनको दिया जाएगा और ये अवार्ड इनको कहां दिया जाएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इन ब्रिटिश लाइब्रेरी, है ना। एस्टेब्लिश इन मेमोरी ऑफ, भाई अगर हम बात करें ये अवार्ड जो शुरू हुआ ये किसकी याद में और कैसे शुरू हुआ था, तो इंग्लिश प्ले राइट हॉरोल्ड पिंटर, अंग्रेजी नाटककार हैं, है ना। इंग्लिश प्ले राइट हैं, अंग्रेजी नाटककार हैं, इंग्लिश प्ले राइट हैं हारोल्ड पिंटर हैं, इंग्लिश प्ले राइट हैं, और ये अवार्ड और ऑनर किया गया है इनको, थे ना, राइट बेस्ड इन द प्ले राइट हारोल्ड पिंटर हैं, है ना, हेरोल्ड पिंटर हैं, डियर। इनको ये अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है राइटिंग बेस पे। ये यूके, है ना, यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल में स्थित एक लेखक का सम्मान करते हैं। यूके और आयरलैंड के जो लेखक हैं, यूके, आयरलैंड और द कॉमनवेल्थ। डियर कॉमनवेल्थ, देखिए एक वर्ड आया कॉमनवेल्थ, आई होप आप ये चीज जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं डियर, कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे होते हैं, ब्रिटिश कॉलोनी रहे होते हैं। जैसे इंडिया भी बात करें तो इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, तभी जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनमें वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे होते हैं, जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे होते हैं, वही इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो इंग्लिश प्ले राइट है हेरोल्ड पिंटर की याद में फाइनली इनको शुरू किया गया, इस अवार्ड को शुरू किया गया दिया जाना। ये अवार्ड जो बेस्ड होता है किसकी राइटिंग पर बेस्ड होता है, यूके से, आयरलैंड से, या फिर कॉमनवेल्थ नेशन है, फाइनली उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है, वहां के लेखकों को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, रोजन को मिला है ना। क्या नाम है आपका, माइकल रोजन को पेन प्रिंटर नहीं है, पेन पिंटर प्राइज है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं पेन पिंटर प्राइज है 2023 का। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज 132nd एडिशन, 132वां एडिशन है, 132वां संस्करण है, और किसका है डियर, डूरंड कप का है। किसका है, डूरंड कप नाम बिल्कुल आपने सुना होगा डूरंड कप का, है ना। ये डूरंड कप है, और डूरंड कप भाई किस खेल से बिलोंग करता है, बिल्कुल ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्टैटिक जीके के पार्ट पे, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर वो एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, या एसएससी एमटीएस हो, या फिर एसएससी जीडी हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ड्यूरेंट कप की बात हो रही है। सिंस कब हुआ डियर, 1888 में फाइनली इसको शुरू किया गया था, 1888 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, 1888 में इसको शुरू किया गया था, और ये डूरंट कप इसका नाम क्यों पड़ा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और 132वां संस्करण इसका कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। भाई डूरंट कप बिल्कुल किससे बिलोंग करता है भैया, फुटबॉल से बिलोंग करता है ना। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके फटाफट से देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो डूरंट कप, और ये डूरंट कप कनेक्ट हो जाएगा किससे, डूरंट कप 2023। और इसकी बात करें तो डियर ये टूर्नामेंट आपका शुरू होने वाला है कोलकाता से, शुरू होगा, लेकिन और भी जगह ये ऑर्गेनाइज होगा, और भी स्टेट्स में, है ना। और ये जो खेल चलने वाला है डूरंट कप फाइनल, ये फुटबॉल से बिलोंग करता है, डूरंट कप फुटबॉल से बिलोंग करता है, और ये 3 अगस्त से 3 अगस्त 3 सितंबर तक खेला जाएगा, 3 सितंबर तक खेला जाएगा। डूरंट कप 2023 में कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 टीम्स यहां पे पार्टिसिपेट करेंगी, 24 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, 24 टीमें भाग लेंगी। पिछले संस्करण की तुलना में 4 अधिक हैं, यानी पिछले संस्करण में कितनी 20 टीमों ने भाग लिया था, इस बार इतनी टीमें भाग ले रही हैं। और ये कौन सा एडिशन है, तो एडिशन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में एडिशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 132nd 132वां संस्करण है, 132वां संस्करण है। ठीक है, 132वां संस्करण है। एक 132वां संस्करण है। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट बात करें तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 4 स्थानों पर खेला जाएगा डियर। अगर हम बात करें तो आसाम में भी खेला जाएगा, आसाम के गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में, ठीक है, आसाम के गुवाहाटी में। और हम बात करें गुवाहाटी एंड कोकराझार, गुवाहाटी एंड कोकराझार, गुवाहाटी एंड कोकराझार। और अगर हम बात करें मेघालय की, मेघालय, ठीक है डियर। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की बात करें तो मेघालय के शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। और भाई वेस्ट बंगाल में तो फाइनली ये शुरू ही हो रहा है, वेस्ट बंगाल में तो वहां से ये शुरू ही हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से ये शुरू होगा, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से फाइनली ये शुरू हो रहा है। असम के गुवाहाटी कोकराझार में भी खेला जाएगा, मेघालय के शिलोंग में भी खेला जाएगा। और ये 132वां संस्करण है, डूरंड कप है, फुटबॉल से बिलोंग करता है। चलिए फटाफट से चलते कुछ और पॉइंट। 1888 में डूरंड कप की स्थापना हुई थी। किस कब स्थापना हुई थी भाई? 1888 में इसकी स्थापना हुई थी, 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश्ड 1888। इसका नाम मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था डियर? मॉर्टिमर डूरंड, मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था डियर। और ये जो मॉर्टिमर डूरंड है, मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे। भारत के क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी थे, यानी फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव। भैया सेक्रेटरी ध्यान रखा करो, हमने बहुत बार आपको बताया है, सेक्रेटरी आपको ध्यान रखने हैं। 5 सेक्रेटरी हमेशा ध्यान रखिए। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? होम सेक्रेटरी कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? ये 5 सेक्रेटरीज आपको हमेशा के हमेशा पता होने चाहिए कि ये सेक्रेटरीज प्रेजेंट टाइम कौन है। ठीक है डियर, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप। चलिए इसी के साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए क्या? बिल्कुल कर लिया जाए। चलिए आपको बता देते हैं डियर, कुछ ऐसे कप हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हो। चलिए हम आपको दिखाते हैं डियर। नेहरू नाम से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। नेहरू, नेहरू जब कप होता है तो क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी होती है तो किससे बिलोंग करती है? नेहरू गोल्डन कप होता है तो किससे बिलोंग करता है? ये 3 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डियर। देखो फटाफट से ध्यान देना, नेहरू नाम से ही तीनों हैं। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। देखो ट्रॉफी कैसा साउंड दे रहा है? ट्रॉफी, तो ट्रॉफी से क्या निकल रहा है? हॉकी, तो ट्रॉफी हॉकी, तो हॉकी यानी ट्रॉफी किससे? अगर नेहरू ट्रॉफी है तो किससे बिलोंग करेगी? हॉकी से। क्लियर है इतनी बात? अगर नेहरू कप है, अगर नेहरू कप है तो डियर बास्केटबॉल से बिलोंग करेगा, बास्केटबॉल से बिलोंग करेगा, बास्केटबॉल से बिलोंग करेगा। गोल्डन कप है तो गोल्डन कप देखो कैसे, गोल्डन बूट अवार्ड कहां पर दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड कहां दिया जाता है? फुटबॉल में। तो गोल्डन कप फुटबॉल हो गया, गोल्डन कप फुटबॉल हो गया। फुटबॉल बड़ी सी बॉल, फुटबॉल जो पैर से खेलें, बास्केटबॉल जो हाथ से खेलें, है ना भाई? बिल्कुल, है ना? देखिए बिल्कुल ही हम लोगों ने अनऑफिशियल तरीके से मैंने इस चीज को आपके सामने रखा। तो अनऑफिशियल तरीके से ही बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग फाइनली याद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डियर। तो अगर हम बात करें गोल्डन कप की, तो गोल्डन कप आपका किसमें आ जाएगा? फुटबॉल से। और अगर हम कप की बात करें केवल और केवल, तो किससे आ जाएगा? बास्केटबॉल से। गोल्डन बूट अवार्ड फुटबॉल में दिया जाता है, तो नेहरू गोल्डन कप होगा तो फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी होगी तो हॉकी, और नेहरू कप होगा तो बास्केटबॉल। ठीक है, इसके साथ ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आपको बता दें? बता दें कि ना बताएं? चलो भाई बिल्कुल बता देते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे। आज से आपको ध्यान रहेंगे, कुछ हॉकी रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कप हैं, उनको चलिए हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हम साइड में हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर हम इनको देखेंगे। डियर आर डी बर्मन का नाम आप सभी जानते होंगे, आर डी बर्मन का नाम आप सभी जानते होंगे। हम हॉकी रिलेटेड कप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हॉकी रिलेटेड कप हम आपको बताने वाले हैं। हॉकी रिलेटेड कप या ट्रॉफी आप बहुत ही आसानी से इनको ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली ये पूछ दिए जाते हैं। तो हम नाम डिस्कस कर रहे हैं आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन को आप सभी जानते हैं, आर डी बर्मन। ये एक ट्रिक है डियर जो क्रिएट की गई है, आर डी बर्मन, जिससे आप आसानी से ध्यान रख पाए। जैसे नेबरिंग कंट्रीज की ट्रिक है, नेबरिंग कंट्रीज आई होप आपको सभी तैयार होंगे, और नहीं तैयार है तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। इससे पहले स्टार्टिंग में सेशन में जब यहाँ पर आसपास के पड़ोसी देश आ रहे थे तो हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया था। 7 कंट्रीज हैं जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 कंट्रीज हैं जो हमारे साथ
वाटर बॉडी शेयर करते हैं श्रीलंका और मालदीव, और अदर 7 कंट्रीज के लिए हमने कोड वर्ड याद किए थे, वो कंट्रीज कौन से हमारे राज्यों को टच करते हैं। चलिए आर डी बर्मन से डियर आर फॉर रंगास्वामी, आर फॉर रंगास्वामी। और डियर बताइए रंगास्वामी कप, ठीक है डियर। अब देखिए आर फॉर रंगास्वामी आ गया, रंगास्वामी आप जानते हैं हॉकी से रिलेटेड सारे हैं। आर डी बर्मन को तो सभी जानते हैं, संगीत दिया है किसने, आर डी बर्मन साहब ने, ठीक है। तो आर डी बर्मन। डी फॉर ध्यानचंद, डी फॉर ध्यानचंद, ठीक है डियर। देखिए सारे कनेक्ट होते चल रहे हैं, रंगास्वामी हो गया, ध्यानचंद हो गया। बी फॉर है डियर बेगम रसूल बेगम कप, बेगम, बेगम, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बेगम रसूल, बेगम रसूल बेगम कप, ओ सॉरी, चलिए हम कहां पर आ गए हैं, चलिए हाँ यहां पर थे हम, बेगम रसूल बेगम कप है, ठीक है। फिर ए फॉर आगा खां कप, ए फॉर आगा खां कप, ये भी डियर किसमें है, आपका हॉकी से ही है, आगा खां कप। फिर आर फॉर रंगास्वामी हो गया, आर फॉर रंजीत सिंह ट्रॉफी, रंजीत सिंह ट्रॉफी भी होती है, रंजीत सिंह ट्रॉफी, रंजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है। एम फॉर मरुगप्पा कप, मरुगप्पा, मरुगप्पा, ये भी डियर किससे है, हॉकी से ही है, मरुगप्पा कप भी किससे है, हॉकी से आया, वो बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ए फॉर अजलन शाह कप, अजलन शाह कप, ठीक है डियर। और एन फॉर नेहरू, और नेहरू से तो हमने आपको तीनों ही अभी बताए, यानी नेहरू कौन सी होगी, ट्रॉफी होगी, क्योंकि नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल नहीं जाएगा, क्या, नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल ही जाएगा, नेहरू कप बास्केटबॉल जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। आर डी बर्मन, आर फॉर रंगास्वामी, डी फॉर ध्यानचंद, बी फॉर बेगम रसूल बेगम कप, ए फॉर आगा खां कप, आर फॉर रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम फॉर मुरुगप्पा कप, ए फॉर अजलन शाह कप, एन फॉर नेहरू ट्रॉफी हॉकी, ठीक है, ट्रॉफी हॉकी टॉफी, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इज, तो ये आई होप न्यूज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा ने विन की है 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप विन की है, वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 6 नंबर की, हरियाणा ने विन कर ली है डियर। तो भाई 6th वुमेन, 6th नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्या की है, विन की है, किसने, हरियाणा ने, ठीक है डियर। किसने विन की है, हरियाणा ने विन की है, ये हरियाणा, हरियाणा, ठीक है डियर, ये हरियाणा ने विन की है 6 नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हरियाणा ने विन की है, ठीक है डियर। 8 स्वर्ण पदक 9 पदक जीतकर महिला युवा मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियन में बरकरार रही है, 8 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक जीते हैं इन्होंने, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड है, ठीक है डियर, बिल्कुल इतना पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो डियर बात करें तो विद 63 पॉइंट के साथ 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 1 ब्रॉन्ज है आपका, किसका है डियर, ये हरियाणा का है, हरियाणा है ना, फिनिश टॉप पर रहा है हरियाणा, हरियाणा टॉप पर रहा है। फिर हम बात करें डियर सेकंड पोजीशन पे जो रहा है आपका उत्तराखंड एंड दिल्ली क्लेम द सेकंड पोजीशन एंड थर्ड स्पॉट, यानी उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका किस प्लेस पर रहा है, सेकंड स्पॉट पर रहा है, सेकंड स्पॉट पे रहा है। और हम बात करें थर्ड प्लेस पर आपका कौन रहा है, दिल्ली रहा है थर्ड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर आपका दिल्ली रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड और दिल्ली क्रमशः 32 और 20 अंकों के साथ दूसरा और तीसरा स्थान इनका रहा है, ठीक है, इनके अंक बताए गए हैं। नेक्स्ट जगह चलें तो देखिए कुछ प्लेयर्स के नाम भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। हरियाणा की प्रिया की अगर हम बात करें, हरियाणा की जो प्रिया है फाइनली, ये 57 केजी, 57 केजी, 57 किलोग्राम वर्ग में, 57 किलोग्राम कैटेगरी में, 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है, अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया डियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, डायरेक्टली ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेस्ट बॉक्सर जो हैं ये वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप में फाइनली किन्हें डिक्लेयर किया गया है, तो बेस्ट बॉक्सर जो हैं ये फाइनली किसको बोला गया है, प्रिया को बोला गया है, जो कि ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, है ना, 57 किलोग्राम कैटेगरी में ये आती हैं, वाइल मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट नाम आ रहा है मध्य प्रदेश की अंजलि का, ठीक है, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा। फिर नाम आ रहा है किसका, एमपी से आ रहा है, मध्य प्रदेश की अंजलि सिंह का, अंजलि, अंजलि सिंह, ठीक है। ये मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर है, मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर है, सबसे आशाजनक मुक्केबाज का पुरस्कार इन्हें मिला है, मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर अवार्ड,
ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं डियर। ये हरियाणा से, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अंजलि सिंह और प्रिया हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 57 किलोग्राम कैटेगरी में बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट बिल्कुल बात हो रही है मैक्स वर्स्टेपेन की। और डियर अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे मैक्स वर्स्टेपेन अभी तक का बिल्कुल मोनाको हमने ग्रैंड प्रिक्स देखा, कनाडियन देखा है ना, बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स देखे और वहां पर मैक्स वर्स्टेपेन ने विन किया है। तो डियर बात हो रही है मैक्स वर्स्टेपेन की, विन कर लिया इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 2023 क्या कर लिया है, विन कर लिया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या पॉइंट कैसे कनेक्ट करेंगे। मैक्स वर्स्टेपेन डायरेक्टली आ जाते हैं। मैक्स वर्स्टेपेन, मैक्स वर्स्टेपेन, मैक्स वर्स्टेपेन फाइनल इन्होंने विन किया है ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने विन कर लिया। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर वर्स्टेपेन ने लगातार अपनी कौन सी जीत है डियर इनकी, अगर हम बात करें लगातार इनकी जो विक्ट्री है कॉन्सिक्यूटिव, लगातार फिफ्थ विक्ट्री है, फिफ्थ विक्ट्री है इनकी, फिफ्थ विक्ट्री है, फिफ्थ विक्ट्री है। एज इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, फिफ्थ विक्ट्री है। और मौजूदा सीजन में अगर हम बात करें 9 रेसों में से, 9 रेसेस में से फाइनली इन्होंने 9 रेसेस में से आपकी कितनी विन की हैं, 7 विन की हैं इन्होंने। 9 रेसों में से 7 रेसेस इन्होंने क्या की हैं, विन की हैं। 7 रेसेस इन्होंने क्या की हैं, विन की हैं यार। ठीक है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स में वर्स्टेपेन ने लगातार 5वीं और मौजूदा सीजन में 9 रेसों में से 7 जीतें दर्ज की। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट अगर बात करें यहाँ पर डियर। अगर हम बात करें ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है सेकंड पोजीशन पर कौन रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लेयर। चार्ल्स लेक्लेयर आपका सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। चार्ल्स लेक्लेयर यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। थर्ड स्पॉट पे अगर हम बात करें तो थर्ड स्पॉट पे आपके रहे हैं सर्जियो, सर्जियो पेरेज, सर्जियो पेरेज यहाँ पर रहे, थर्ड स्पॉट पे रहे हैं। सर्जियो पेरेज थर्ड स्पॉट पर रहे हैं, है ना डियर। तो सर्जियो पेरेज यहाँ पर थर्ड स्पॉट पर रहे हैं। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। फर्स्ट हमें मैक्स वर्स्टेपेन ध्यान रखने हैं, है ना। रेड बुल की टीम के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं सर्जियन पेरेज, है ना। ये रेड बुल की टीम के लिए खेलते हैं, रेड बुल की टीम के लिए खेलते हैं, रेड बुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बात करें तो डियर देखिए फटाफट से पूरी लिस्ट आ गई है प्रीवियस रेस विनर्स की। अगर हम बात करें कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स तो बिल्कुल कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल मैक्स वर्स्टेपेन ने विन की थी। हम बात करें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपेन ने विन की। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही विन की थी। और डियर हम बात करें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपेन ने विन की थी और ये इनकी 5वीं जीत हो गई। तो फाइनली पहली कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है ये सर्जियो पेरेज ने विन की थी। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है ये भी सर्जियो पेरेज ने विन की। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो डियर इसके बाद में लास्ट इज अगर हम चले तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम आ रहा है, ओलंपियन मन्ना पटेल जी का आ रहा है। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड क्या है बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपियन मन्ना पटेल, माना पटेल बोलेंगे, माना पटेल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये क्या है भाई, एक स्विमर है बिल्कुल, है ना। तो माना पटेल जी का नाम आ रहा है ओलंपियन। अब देखिए ये स्विमर जो है डियर, ये जो प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं फाइनली, ये एग्जाम में क्वेश्चन हमारे लिए कैसे बनाते हैं, है ना। इन्हें एक रिकॉर्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है। इनका नाम डायरेक्टली पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है भैया किस खेल से बिलोंग करती है। अब अगर हमने सुना नहीं, हमने जाना नहीं, तो फिर हम पहचान नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी प्लेयर है। तो ये स्विमर है बिल्कुल मन्ना पटेल और फाइनली ओलंपियन स्विमर है ना। ओलंपियन स्विमर है ये, ओलंपियन, ओलंपियन स्विमर है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ओलंपियन स्विमर है, इनका नाम ध्यान रखना है। ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, ओलंपियन स्विमर है मन्ना पटेल जी, है ना। इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड क्या किया है, बनाया है। न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, न्यू नेशनल रिकॉर्ड, न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है वुमेन्स 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक इवेंट में। ठीक है, वुमेन्स 100 स्ट्रोक ब्रेक इवेंट में बनाया है। किस इवेंट में बनाया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। मन्ना पटेल जी का नाम ध्यान रखना होगा, मन्ना पटेल और ओलंपियन स्विमर है। ठीक है डियर, इसके साथ ही कुछ और रिकॉर्ड्स बने हैं जो कि लिनिसा एके ने बनाया है। इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में बनाया है भाई। इन्होंने 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में बनाया है और 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में बात करें, 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में बात करें तो वो किसने बनाया है, वो बनाया है डियर आपका लिनिसा एके ने। ठीक है, लिनिसा एके ने बनाया है। किसने बनाया, लिनिसा एके ने बनाया है। अचीव द सेम फीट इन द वुमेन्स 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक। ठीक है डियर, तो बिल्कुल सारे पॉइंट आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट इस चलें तो यहाँ पर तैराक नीना वेंकटेश की बात हो रही है, तो इनका भी नाम ध्यान रखना है। ये भी आपकी स्विमर है, स्विमर नीना वेंकटेश, नीना वेंकटेश, नीना वेंकटेश की बात हो रही है। इन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है, लेकिन इन्होंने डियर 50 मीटर बटरफ्लाई में रिकॉर्ड बनाया है। 50 मीटर बटरफ्लाई
फ्लाई में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और इनकी टाइमिंग रही है 28.01 सेकंड्स रही होगी, है ना डियर। और 50 मीटर में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, वुमेन्स 50 मीटर। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ फाइनली फटाफट से हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। तो देख लेते हैं स्टैटिक जीके में जो कंपाइलेशन मैंने बात की थी वही डिस्कस करेंगे डियर। मर्जर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल हम 2017 से शुरू कर रहे हैं डियर। अगर हम 2017 से पहले की बात करें डियर तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे 27, अब नहीं है। अब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? ओनली ऑन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इन प्रेजेंट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे इन प्रेजेंट में? आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में 11 हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और एक हमारा कौन सा बैंक है? एक हमारा आपका एसबीआई है और 11 नेशनलाइज बैंक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन हम बिफोर 2017 बोले, बिफोर 2017 अगर हम बात करें तो डियर बिफोर 2017 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 तो हमारे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे? 27। कौन कौन से थे चलिए देख लेते हैं। एक हमारा एसबीआई हो गया डियर, एक एसबीआई हो गया। 5 हमारे एसोसिएट बैंक्स थे, 5 हमारे एसोसिएट बैंक्स थे। एक हमारा आईडीबीआई बैंक था, एक हमारा कौन सा बैंक था? आईडीबीआई बैंक था। ठीक है डियर, कौन सा बैंक था भाई? आईडीबीआई, एक हमारा आईडीबीआई बैंक था। ठीक है, तो एक हमारा आईडीबीआई बैंक हो गया। 19 हमारे नेशनलाइज बैंक थे, 19 हमारे नेशनलाइज बैंक थे और एक हमारा कौन सा था? भारतीय महिला बैंक, जो कि 2013 में ओपन किया गया था, भारतीय महिला बैंक। ठीक है डियर, ये हमारे बैंक्स हुआ करते थे। तो एक एसबीआई और 5 एसोसिएट, एक आईडीबीआई बैंक और 19 नेशनलाइज बैंक और एक भारतीय महिला बैंक। टोटल काउंट करेंगे तो आपके कितने आएंगे? 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। अब प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 12 हैं, 11 नेशनलाइज बैंक है और एक एसबीआई है। मर्जर देखते हैं 2017 में एसबीआई में मर्जर हुआ था डियर, केवल और केवल एसबीआई में मर्जर हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 5 एसोसिएट बैंक मर्ज हुए थे और एक भारतीय महिला बैंक मर्ज हुआ था, यानी एसबीआई में टोटल 6 बैंक मर्ज हो गए थे। तो बताइए ये वाला जो बैंक था आपके 5 एसोसिएट थे, फाइनली ये यहां से क्या हो गए? गायब हो गए और एक भारतीय महिला बैंक ये भी चला गया। तो फाइनली 6 बैंक, एक ये चला गया और ये चला गया। ठीक है, तो भारतीय महिला बैंक कौन कौन से मर्ज हुए थे? तो पहला भारतीय महिला बैंक मर्ज हुआ, फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, है ना, स्टेट बैंक ऑफ, सारे एक साथ ही हुए थे। 1 अप्रैल 2017 को ये फाइनल अप्रूवल दे दिया गया था, इसको इफेक्ट में आ गया था 1 अप्रैल 2017 से। भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, फिर है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, फिर है आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो ये 6 बैंक मर्ज हो गए थे, किसमें? एसबीआई में। ये मर्जर डियर किसका रहा? 2017 का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें 2019 की। 2019 में क्या हुआ था डियर? बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था। किसमें हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। 2 बैंक मर्ज हुए थे, बहुत ही सिंपल दैट, देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों बैंक आपके मर्ज हुए थे और ये इफेक्ट में कब से आया था? 1 अप्रैल 2019 से ये इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट इज। हम बात करें डियर मेगा मर्जर की, तो ये मर्जर हुआ 2021 में और ये इफेक्ट में कब से आया? 1 अप्रैल 2021 से आया। तो ये 3 पार्ट्स में हमने देखा, 2017, 2019, 2021। अब ध्यान से डियर देखिएगा 2021 में क्या हुआ है। देयर आर टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो बचे, जैसा अभी हमने बताया, इनमें इंडिया में आफ्टर द मेगा मर्जर। तो यहां पर कितने बैंकों में मर्जर हुआ? 6 बैंकों में मर्जर हुआ, 6 बैंक मर्ज हुए और 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी 6 पहले जैसे इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, इसलिए इनको बोल रहे हैं ये जैसे पहले काम करते थे आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, ना ये किसी में मर्ज हुए और ना इनमें कोई बैंक मर्ज हुआ। ठीक है, चलिए 2 बैंकों में देखो 6 मर्ज बैंक्स हैं, तो 2 में तो मर्जर हम देख चुके हैं, एक तो एसबीआई में हमने देख लिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में देख लिया। तो अब कितने बचे? 4 बैंक बचे। उनमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं? तो चलिए फटाफट से देखते हैं डियर। प्रेजेंट टाइम बात करें तो मर्ज बैंक भाई कौन कौन से? एक एसबीआई कब मर्जर हुआ? 2017 में हुआ। दूसरा आपका बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें मर्जर कब हुआ? 2019 में हुआ। फिर हम बात करें पीएनबी, तीसरा, इसमें मर्जर कब हुआ? इसमें 2021 में हुआ। फिर इंडियन बैंक, इसमें मर्जर कब हुआ डियर? ये चौथा हो जाएगा। इसमें मर्जर कब हुआ? इसमें मर्जर 2021 में हुआ। फिर कैनरा बैंक है, ये 5वां है, इसमें मर्जर कब हुआ? 2021 में हुआ। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मर्जर कब हुआ? 2021 में हुआ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बैंक, यानी पहला यूको बैंक, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे पहले काम कर रहे थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तीसरा पंजाब एंड सिंध बैंक है, चौथा आपका बैंक ऑफ इंडिया है और 5वां आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और छठा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट इज फटाफट देख लेते हैं भाई। सबसे फर्स्ट देखो 4 बैंकों में मर्जर हुआ, तो पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा आपका ये आया और चौथा ये आया। देखो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये अब नहीं है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, गया कहां? गया पंजाब नेशनल बैंक में। ये दोनों बैंक मर्ज हो गए पंजाब नेशनल बैंक में। फिर सिंडिकेट बैंक गया कहां? गया कैनरा बैंक में गया, कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। ठीक है डियर, फिर इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया, अब नहीं है, कहां गया? इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। फिर आंध्रा बैंक अब नहीं है, कॉर्पोरेशन अब नहीं है, कहां गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो गया?
मर्ज हो गया। तो फाइनल ये डियर हमारा मर्जर था जो हमने कल वादा किया था आपसे कि बिल्कुल हम आपको मर्जर और जितने भी मर्जर हैं फाइनल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डियर 2017, 2019, 2021। चलिए इसी के साथ ही हम फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं, हमारी लर्निंग इंपॉर्टेंट है और आप आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन विच सिटी will the exhibition of UNESCO World Heritage Site Banking on World Heritage be organized? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज किस शहर में आयोजित की जाएगी? मुंबई, नोएडा, न्यू दिल्ली या फिर पंचकुला? तो डियर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे हम लोग, आंसर की तरफ चलेंगे। आप लोग आंसर करते हुए अपने आप को चेक भी करते रहेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम हम आपको नहीं देते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है डियर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो फाइनली आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू बी ऑर्गेनाइज कहां पर? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been selected for the बाल साहित्य पुरस्कार for her collection of stories titled ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज? बहुत ही अच्छा भाई, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सुधा मूर्ति, सूर्यांश सिंह, अनिरुद्ध कैनेसेटी, हाँ बिल्कुल सही है, अतुल कुमार राय। तो डियर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप करेंगे आंसर, है ना। बिल्कुल आपका शुरू हो गया है टाइम, ठीक है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर निकल कर आएगा आपका सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज Zhu Holiang, who has been appointed as the deputy head of UNDP, United Nations Development Program, hails from which country? भाई किस कंट्री से बिलोंग करते हैं Zhu Holiang? चाइना, नेपाल, अमेरिका या फिर कनाडा? तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? चाइना आपका जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बिल्कुल आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, न्यूज में डिस्कस हुआ था। व्हाट इज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ ए.के. भट्टाचार्य? ए.के. भट्टाचार्य की व्यवसायिक पृष्ठभूमि क्या है डियर? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वो भी न्यूज में थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ पेंगुइन बिजनेस, एडिटर ऑफ पायनियर, एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड या एडिटोरियल पेंगुइन रैंडम हाउस? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज चलें क्वेश्चन की तरफ। तो वेयर डिड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स? भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नए उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला जो रखी है, ये कहां रखी है? पौंडीचेरी, दिल्ली, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करते चलेंगे, है ना, आंसर करते चलेंगे डियर। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है क्या? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आया है, आप इसको देख सकते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडिविजुअल इन द पेन मॉन्यूमेंट पेइंग ट्रिब्यूट टू? कलम स्मारक जो बनाया गया है डियर, बनाया जाएगा, किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? ए.के. भट्टाचार्य को, माधव कौशिक को या फिर एम करुणानिधि को या नन ऑफ दीज? तो डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हम लोग टाइम स्टार्ट कर चुके हैं। तो डियर चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा एम करुणानिधि। चलिए नेक्स्ट इज, which country has recently abandoned in its traditional method of counting the age of its people? हाल ही में किस देश ने अपने लोगों की उम्र गिनने की एक पारंपरिक पद्धति को त्याग दिया है? साउथ कोरिया, स्पेन, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। साउथ कोरिया है, स्पेन है, सिंगापुर है या फिर स्विट्जरलैंड है? चले राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। एक्सप्लेनेशन में चीजें दी हुई हैं, फाइनली आप उसको एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। Next is, which team secured the third position in the 13th Hockey India Junior Men National Championship 2023? 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में किस टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है? हॉकी चंडीगढ़, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी हरियाणा या फिर हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा? डियर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आंसर पहले से ही लिखा रह गया है, तो फिर यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हॉकी हरियाणा जो है वो आपका किस नंबर पर रहा है? तीसरे प्लेस पर रहा है, तो राइट आंसर आपका हॉकी हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच इंडियन पेयर lost their respective semi-final matches at the tournament? भाई टूर्नामेंट में कौन सी भारतीय जोड़ी अपने संबंधित सेमीफाइनल मैच क्या हो गई है? हार गई है? आपका सुतीर्था मुखर्जी या फिर आहिया मुखर्जी या फिर मनिका बत्रा या फिर जी साथियान या फिर मानव विकास ठक्कर या फिर मनुष उत्पलब भाई शाह? तो डियर ऑप्शन डी आपका बोथ बी एंड सी आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट नाउ।
एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू एंटर द फाइनल? एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है? ऑप्शन है आपके इराक, इंडोनेशिया, इजराइल या फिर ईरान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंडिया ने विन किया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में, लेकिन हराया किसको है? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। इराक है, इंडोनेशिया है, इजराइल है या फिर ईरान है। चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ईरान। ठीक है डियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स को एंजॉय किया होगा। चलते हैं अपने क्विज विनर की तरफ, है ना। बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन आ गया है, फाइनली आप देखकर इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए लास्ट डे क्विज का क्वेश्चन जो था फाइनली उसका आंसर देख लेते हैं। ग्रीन एप्पल अवार्ड की बात की गई थी, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फाइनली किस राज्य को दिया गया है? तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन फाइनली इसका दिया हुआ है डियर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फाइनली आप पीडीएफ में जाकर वहां पर देख सकते हैं क्या पॉइंट दिए गए हैं, क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं विनर की तरफ, अपने विनर अनाउंस करते हैं। तो दैट इज हमारे आज के फर्स्ट विनर हैं बिल्कुल खुशबू मंडल, हमारी आज की फर्स्ट विनर है तेलंगाना। इनका सबसे पहले राइट आंसर आया था, तो कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे खुशबू मंडल, बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया। पार्टिसिपेशन आपका बहुत सही है, आप एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, है ना, आंसर्स करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। फाइनल वेरी गुड। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में हमारी अवंतिका सिंह हैं और श्वेता राय हैं, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है। ये सेकंड विनर है अवंतिका एंड श्वेता, वेरी गुड डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज हम लोग चलते हैं डियर थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे ऐड हुए हैं, एक हैं आपके हर्ष, शुरभि हैं और मोनजीत हैं। हर्ष, शुरभि और मोनजीत, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मोनजीत बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सुरभि सिन्हा भी बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, हर्ष भी बिल्कुल नया नाम निकल कर आ रहा है ना डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, वेल डन। चलते हैं हम लोग वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में यहाँ पर 2 नेम निकल कर आ रहे हैं, ये भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। श्यामोलिमा फुकन, बिल्कुल नेम याद हो गए मुझे, श्यामोलिमा फुकन है और आपकी हैं प्रतीक्षा है ना, प्रतीक्षा थापा है, प्रतीक्षा थापा है, श्यामोलिमा फुकन, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। आज की हमारी ये वॉलंटियर है, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है, बहुत अच्छा डियर। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का। सेशन एंड अप होते ही फाइनली आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। जो राइट आंसर सबसे पहले करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, और दैट इज सेकंड विनर, थर्ड विनर एंड वॉलंटियर को हम लोग अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो सेशन एंड अप होने का इंतजार करना है। तो आज का क्विज क्वेश्चन क्या है? आज का क्विज क्वेश्चन है, इंडियन आर्चर अदिति गोपीचंद हैज मेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द अंडर 18 आर्चरी वर्ल्ड कप हेल्ड इन। आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ डियर कहां पर हेल्ड हुआ है? क्यूबा, कोलंबिया, ओमान और चिली। तो बिल्कुल सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए, और बिल्कुल एबीसीडी आपको ऑप्शन में नहीं लिखना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो ऑप्शंस में है वो आपको सही तरीके से टाइप करना है। जो सही सबसे पहले राइट टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर होगा। तो डियर आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.